स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। आप सभी लोगों को पता ही होगा कि हमारी ग्रुप डी की पीवाईक्यू बेस्ड संभावित प्रश्नों की जो सीरीज चल रही है उसमें हमारा ये आज सेट नंबर 4 रहने वाला है। तो बाकी के अगर आपने सेट नहीं देखे हैं तो वो सेट आप लोग देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष के दौरान पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। तो अगर हम पहली पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये किस वर्ष के दौरान लागू की गई थी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा 1951 से 1956 तक ये पहली पंचवर्षीय योजना का टाइम था। अगर हम पंचवर्षीय योजना की बात करें तो पंचवर्षीय योजना ये हमने ली कहाँ से है, तो पंचवर्षीय योजना जो कि हमने यूएसएसआर जो कि वर्तमान समय में आपका रूस है, ये हमने रूस से पंचवर्षीय योजना ली है। पंचवर्षीय योजना का जनक हम किसको मानते हैं, तो जवाहरलाल नेहरू जी को पंचवर्षीय योजना का जो है हम जनक मानते हैं। अब हम देखते हैं पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो पहला पंचवर्षीय योजना का टेन्योर कितना था, 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना का समय था। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो पहली पंचवर्षीय योजना जो केंद्रित थी ये आपकी कृषि पर केंद्रित थी और इसका उद्देश्य जो था कृषि को बढ़ावा देना था। अगर हम इसके मॉडल की बात करें तो जो ये मॉडल पर आधारित थी तो ये हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी ये पहली पंचवर्षीय योजना। इसमें आपके जो पंचवर्षीय योजनाएं होती थी इनमें लक्ष्य भी रखे जाते थे कि कितने परसेंट हमें ग्रोथ हासिल करनी है। तो पहली पंचवर्षीय योजना जो थी इसमें हमने जो अपना लक्षित विकास दर रखा था कि 2.1% हम अचीव करेंगे इस पंचवर्षीय योजना के दौरान, लेकिन हमने हासिल कितना किया, तो 3.6% जो था ये हमने पहली पंचवर्षीय योजना के समय हासिल किया। वहीं दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो समय था ये कितना था, तो 1956 से लेके 1961 तक ये आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना का समय था। और ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी ये पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना का यहाँ पे मैं सेकंड डाल के लिख देता हूँ, सेकेंड 5 ईयर प्लान। जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था इसका उद्देश्य क्या था, तो तीव्र औद्योगिकरण क्या था, तीव्र जो औद्योगिकरण था इसका उद्देश्य था। और इसी के जो इसका लक्षित विकास दर था वो 4.5% था, जबकि हमने इसमें हासिल कितना किया, तो 4.21% जो था ये हमने दूसरी पंचवर्षीय योजना में हासिल किया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आपको बताया मैंने कि तीव्र औद्योगिकरण ही इसका उद्देश्य था। तो इसी के साथ यहाँ पे हमने 3 इस्पात संयंत्रों को स्थापित किया। पहला इस्पात संयंत्र हमने वेस्ट बंगाल में, इसके बाद उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ में, यहाँ 3 जगह पे हमने इस्पात संयंत्र स्थापित किए। वेस्ट बंगाल में हमने कौन सा, दुर्गापुर का, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फिर से, वेस्ट बंगाल में कौन सा, तो ये दुर्गापुर का हमने स्थापित किया वेस्ट बंगाल में। किसकी सहायता से, यूके यानी कि इंग्लैंड की सहायता से हमने स्थापित किया। वहीं उड़ीसा का जो था ये उड़ीसा का कहाँ पे, राउरकेला में ये हमने उड़ीसा में स्थापित किया। किसकी सहायता से, तो जर्मनी की सहायता से स्थापित किया। वहीं तीसरा जो है वो छत्तीसगढ़ में, कहाँ पे, भिलाई में, छत्तीसगढ़ भिलाई में ये हमने रूस की सहायता से इस्पात संयंत्र स्थापित किया। ये इस्पात संयंत्र आपके पूछ लिए जाते हैं कि किस देश के सहयोग से हमने स्थापित किया, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमने इनको स्थापित किया। वहीं तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें हम तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो समय था वो 1961 से लेके 1966 तक ये तीसरी पंचवर्षीय योजना का समय था। इसका उद्देश्य था आत्मनिर्भर एवं स्व उत्पादक और इसकी लक्षित विकास दर हमने रखी थी 5.6% और हासिल हमने किया 2.72% लक्ष्य हमने हासिल किया। इसी समय तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय हमें चीन युद्ध देखने को मिलता है 1962 में और पाकिस्तान के साथ भी युद्ध देखने को मिलता है 1965 में। तो इसी वजह से ये योजना इतनी सफल नहीं हुई थी। ऐसे ही हम आगे आने वाले प्रश्नों में आपका 5 ईयर प्लान से जितने भी संबंधित प्रश्न बन सकते हैं वो सारे डिस्कस करा देंगे। मैंने आपको पहले दिन ही बताया था जो प्रश्न हम लेके चलेंगे वो सारा डिटेल्ड एनालिसिस के साथ आपको कराएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस देश में किया गया। मतलब 23वें जो राष्ट्रमंडल खेल हैं इनका जो आयोजन है ये कब किया जाएगा, तो
23वें जो राष्ट्रमंडल खेल है इनका आयोजन जो है ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। और 23वें जो राष्ट्रमंडल खेल दो होंगे ये आपके 2026 में होंगे। इससे पहले आपके जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे ये 2022 में हुए थे। और ये आपके कहाँ पे हुए थे, तो इंग्लैंड में 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था। इसमें टॉप पर कौन रहा था, तो टॉप पर ऑस्ट्रेलिया रहा था। वहीं भारत का स्थान कितना रहा था, तो भारत का स्थान जो था वो चौथा स्थान था भारत का। भारत ने टोटल 61 मेडल जीते थे, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज को मिला के, जिसमें भारत ने 22 गोल्ड जीते थे। वहीं राष्ट्रमंडल खेलों की बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1930 से राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत की गई। और पहले ये हैमिल्टन कनाडा में इनको आयोजन किया गया। भारत में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब हुआ, तो भारत में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन था वो 2010 में हुआ। और कहाँ पे हुआ, तो नई दिल्ली में ये आपका आयोजन हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। पहली बार कहाँ हुए थे 1930 में, तो ये कनाडा में हुए। भारत में तो कब हुए, 2010 में हुए। और ऑस्ट्रेलिया में अभी जो होंगे 2026 वाले ये होंगे। और 2022 के जो हो चुके हैं ये आपके इंग्लैंड में हुए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है, बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में भारत में डैश पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की अनुशंसा की थी। तो बलवंत राय मेहता के द्वारा जो पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा की गई थी ये कितने स्तरीय की गई थी, तो ये त्रिस्तरीय इनके द्वारा पेश की गई थी 1957 में। त्रिस्तरीय में कौन कौन था, एक तो आपका ग्राम पंचायत आएगा, दूसरा आपका जो था वो क्या था, ग्राम पंचायत के साथ दूसरा था आपका पंचायत समिति, और तीसरा था आपका जिला परिषद। ये 3 स्तरीय पंचायत व्यवस्था इनके द्वारा सजेस्ट की गई थी। और पंचायत भारत में जो है वो पंचायत व्यवस्था लागू कब हुई, तो 24 अप्रैल 1993 को ये पंचायती व्यवस्था लागू हुई। और 24 अप्रैल को ये हम पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। आपको मैंने दूसरे प्रैक्टिस सेट में कराया था, पंचायती राज व्यवस्था जो है वो 73वें संविधान संशोधन 1952 से संवैधानिक बनाया गया। और 24 अप्रैल 1993 को इसे लागू किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है, ऋग्वेद का संग्रह है। तो ऋग्वेद जो है संग्रह है कितने, यहाँ पे भजन पूछे गए हैं आपका। तो ऋग्वेद में ये कितने भजनों का संग्रह है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, 128 भजनों का जो है ये आपका ऋग्वेद में संग्रह है। ऋग्वेद की अगर हम बात करें तो ऋग्वेद जो है ये आपका सबसे पुराना वेद है। और ऋग्वेद के साथ अन्य 3 और वेद हैं। अगर हम वेदों की संख्या देखें तो ये 4 वेद आते हैं, जिसमें आपका ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फिर से, वेद कितने हैं, तो 4 वेद हैं। एक तो आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यहाँ पे अगर हम बात करें ऋग्वेद आपका किससे संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट बनता है, पूछ लिया जाता है। तो स्तुति से संबंधित जो है ये आपका ऋग्वेद है। यजुर्वेद किससे संबंधित है, तो यजुर्वेद जो है ये आपका जो अनुष्ठान वगैरह करते हैं ये इससे संबंधित है। सामवेद हमारा जो है ये संगीत से संबंधित है। और अथर्ववेद किससे संबंधित है, तो जो जादू टोना होता है ना, जो जादू टोना, उससे ये हमारा अथर्ववेद संबंधित है। ये आपको याद रखना है। और ऋग्वेद में जो है, ऋग्वेद की अगर हम बात करें, ऋग्वेद में आपके 10 मंडल दिए गए हैं। और इनको हम भजन की जगह सूक्तक भी नाम, सूक्तक से भी मिल सकता है आपको, कभी कभी भजन ना दिया होगा। और 10 मंडल के साथ जो गायत्री मंत्र भी है ये आपका ऋग्वेद में ही मिलता है। अगला प्रश्न देखें, उससे पहले आप सभी लोगों को बता दें कि आप लोग जितने भी ग्रुप डी के स्टूडेंट हैं, यानी कि जो रेलवे स्टूडेंट हैं और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, आपको नोट्स चाहिए हैं। तो उसके लिए ये स्टैटिक जीके की ई बुक जो है हमारी बेस्ट ई बुक रहने वाली है, इसे आप परचेज़ कर लीजिएगा। आपको एग्जाम में यहाँ से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि ग्रुप डी में जो है स्टैटिक जीके का अच्छा खासा वेटेज है और अच्छी स्टैटिक जीके पूछी जाती है। और वही अच्छी स्टैटिक जीके का कलेक्शन मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए किया है। इसका प्राइस जो है वो मात्र 49 रुपये है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला आरक्षित वन है। तो पहले आरक्षित वन की बात करें तो भारत का कौन सा पहला आरक्षित वन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये भारत का पहला आरक्षित वन है। और ये कब घोषित किया गया इसको, तो 1862 में इसको घोषित किया गया। अच्छा, आरक्षित वन क्षेत्र के लिए भारतीय वन अधिनियम लाया गया था, ये कब का है, 1927 का है ये आपका भारतीय वन अधिनियम, ये आपको याद रखना है। इसी के साथ अगर हम बात करें सबसे बड़ा वन आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो है, जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में स्थित है, ये आपका भारत का सबसे बड़ा वन आरक्षित क्षेत्र है। कौन सा, श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच ये बनता है।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 32 में आपको क्या दिया गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अभी तक मैंने आपको 14 से आर्टिकल 12 से जो भी आपके मौलिक अधिकार हैं 12 से 25 तक कंप्लीट अभी करा दिए हैं। ये 32 बचा है और 25 से आपके 31 तक रह गए हैं। तो धीरे धीरे जैसी सीरीज आपकी आगे बढ़ेगी वैसे ही आप देखेंगे कि टॉपिक वाइज जो आपके टॉपिक्स हैं वो हर सब्जेक्ट के धीरे धीरे आपके कवर होते चले जा रहे हैं और जो डिटेल्ड हम आपको कराते हैं वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप लोग साथ में नोट डाउन करते चलिएगा। और PDF जो है वो हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देते हैं, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। अच्छा, एक और आर्टिकल पूछ लिया जाता है कि आर्टिकल 32 के साथ साथ कौन सा होता है? तो वो हाईकोर्ट जारी जो हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट में भी आप अपील कर सकते हैं संवैधानिक उपचारों के लिए, वो 226 में आता है। वहीं यहाँ पे हम आपको बता दें कि जो हाईकोर्ट का है, हाँ, हाईकोर्ट में हम 226 के तहत जारी कर सकते हैं। और आपातकाल के दौरान जो ये आपके संवैधानिक उपचार हैं इनको रद्द किया जा सकता है। साथ में सुप्रीम कोर्ट जो है वो 5 रिट जारी करता है, ये आपका इम्पोर्टेंट बनता है। तो वो 5 कौन सी रिट हैं तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये 5 प्रकार की रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। एक तो आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस होता है। यह रिट एक व्यक्ति को अदालत में पेश करने का आदेश देती है यदि उसे अवैध रूप से हिरासत में लिया गया, ठीक है, इसे हम बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। दूसरा है आपका परमादेश यानी कि मैंडमस। यह रिट एक सार्वजनिक अधिकारी को उसके कर्तव्य निभाने का आदेश देती है। तीसरा है आपका प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन। यह रिट एक निचली अदालत को किसी मामले की सुनवाई करने से रोकती है यदि वह उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तो जुडिशल में जो हाईकोर्ट है, अगर हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र से वो सुनवाई बाहर है तो ये प्रोहिबिशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया जा सकता है, ठीक है। अगला आता है चौथे नंबर की है जो उत्शेषण यानी कि कोरोनेशन। यह रिट एक निचली अदालत के फैसले को रद्द करने के लिए जारी की जा सकती है। अगर आप समझिए हाईकोर्ट ने कोई निर्णय दे दिया है तो सुप्रीम कोर्ट जो है इस रिट के थ्रू जो उत्शेषण होता है इसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट जो है हाई कोर्ट का फैसला रद्द कर सकती है। अधिकार परीक्षा यानी कि को वारंटो, यह रिट किसी व्यक्ति को यह साबित करने के लिए कहती है कि वह किसी सार्वजनिक पद पर क्यों है, ठीक है। ऐसा होता है जैसे आप कोई किसी पद पे हैं और उसकी जगह पे कोई और आपका कार्य कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उस स्थिति में ये अधिकार परीक्षा है सुप्रीम कोर्ट को कि पूछ सकता है आप इस पद पर क्यों हैं, मतलब साबित करना होगा कि कोई दूसरी जगह पे आप कार्य कर रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट इस रिट को जारी कर सकता है अधिकार परीक्षा को यानी कि को वारंटो को। तो ये 5 प्रकार की रिट थी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं और अक्सर एग्जाम में इनसे प्रश्न बनते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड एक भारतीय ग्रामीण गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है जिसका मुख्यालय डैश में है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा जो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड है इसका मुख्यालय आपका कहाँ पे? तो राइट आंसर क्या होगा? मुंबई में इसका मुख्यालय है। RBI का भी मुख्यालय आपका मुंबई में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1935 के हंटर यंग कमीशन के आधार पर इसको स्थापित किया गया था। वहीं लखनऊ में एक इम्पोर्टेंट मुख्यालय आता है सिडबी का। सिडबी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सिडबी जो है वो भारतीय लघु उद्योग बैंक है और इसकी स्थापना कब की गई? तो 2 अप्रैल, कब इसकी स्थापना की गई? तो 2 अप्रैल 1990 को। कब? 2 अप्रैल 1990 को जो है ये सिडबी बैंक की स्थापना की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में 73वां 74वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ जिसने क्रमांश पंचायती राज संस्था और शहरी निकायों को यानी कि अर्बन रूरल बॉडीज को संवैधानिक दर्जा दिया? तो मैंने आपको ऊपर भी कराया था। तो ये कब हुआ था? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? 1993। अगला प्रश्न आता है, कोयला और पेट्रोलियम के दोनों के लाभ और हानि क्या हैं? तो कोयला और पेट्रोलियम दोनों के लाभ और हानि क्या हैं? तो मैं इस प्रश्न को जो है वो छोटा कर देता हूँ, आप चारों ऑप्शन इसके पढ़ लीजिए, इसके बाद आप लोग आंसर लगा सकते हैं। तो आई होप आपने पॉज करके आंसर पढ़ लिया होगा। तो जो भी आपने आंसर दिया होगा तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है, ताप संयंत्रों में विद्युत उत्पादन करने के लिए उपयोग किया जाता है और लागत प्रभावी होता है, ठीक है। राइट आंसर ए होगा। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये कथन है 4 आपके लिए, तो आप चारों पॉज करके पढ़ लीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर बी होगा। हमें कचरे और प्लास्टिक की थैलियों में नहीं रखना चाहिए और ना ही उन्हें फेंकना चाहिए, ठीक है। बी ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न आता है, भारत में उष्णकटिबंधीय वनस्पति क्षेत्रों में वार्षिक औसत तापमान कितनी
की सीमा कितनी है। तो वार्षिक जो उष्णकटिबंधीय वनस्पति होती है उसमें वार्षिक औसत तापमान कितना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो होगा आंसर सी 17 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस। तो ये इसका औसत तापमान होता है। आगे हम बात करें झबरा सींग वाला जंगली आइबॉक्स भारत में डैश में पाया जाता है। तो झबरा सींग वाला जो जंगली आइबॉक्स होता है ये आपका कहाँ पे पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जो पर्वतीय वन होते हैं वहीं पे ये झबरा सींग वाला जानवर देखने को मिलता है। पोबा मक्का डैश राज्य में गरुड़ाचल पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। तो पोबा मक्का ये आपका असम में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, भारत का पहला ईसाई मिशनरी संगठन श्रीरामपुर मिशन डैश द्वारा स्थापित किया गया था। तो श्रीरामपुर जो है ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा विलियम कैरी के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। अगला देखते हैं कृष्ण नदी, जो कृष्णा नदी है एक प्रमुख सहायक नदी है डैश भीमा नदी से होकर बहती है। तो ये किस नदी से होकर बहती है। तो आपको राज्य पूछे गए हैं। तो महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य से होकर बहती है ये आपकी कृष्णा नदी। हिंदी भारत में जनसंख्या ग्रैस के साथ सबसे अधिक बोली जाने वाली भारतीय भाषा बनी हुई है और तीव्र गति से बढ़ रही है, जिसका मुख्य 2021 की गणना हिंदी अनुसार राज्य उच्च जनसंख्या। देखिए नॉर्दर्न स्टेट में आपकी हिंदी बोली जाती है तो इसकी गति तो बढ़ना तय ही है, क्योंकि अगर हम साउथ के कंपैरिजन नॉर्थ की जनसंख्या करें तो नॉर्थ की जनसंख्या ज़्यादा है तो हिंदी बोलने वालों की भी जनसंख्या ज़्यादा ही होगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि कितने प्रतिशत बोली जाती है ये। तो इसका जो प्रतिशत है वो 43.63% है। यानी कि अगर आप समझ लीजिए आधे से ज़्यादा भारत में ये बोली जाती है, अगर इसको रफली फिगर में देखा जाए तो। अगला आता है वर्तमान में भारत के कितने उच्च न्यायालय हैं। तो उच्च न्यायालयों की अगर हम बात करें वर्तमान स्थिति के अनुसार तो 25 उच्च न्यायालय हैं वर्तमान में भारत में। उच्च न्यायालय मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, हाई कोर्ट जो है ये रिट जारी कर सकता है 226 के तहत, ठीक है। और कितने न्यायालय हैं तो 25 न्यायालय हैं। और ये आर्टिकल 214 में बताया गया है कि प्रत्येक राज्य का जो है वो एक हाई कोर्ट होगा। और नवीनतम न्यायालय जो कौन सा है, 25वां जो नवीनतम न्यायालय है ये आपका कौन सा है। तो जो आंध्र प्रदेश का अमरावती का उच्च न्यायालय है ये आपका नवीनतम उच्च न्यायालय है। अगला प्रश्न देखते हैं, जलभृत क्या है। तो ये आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं तो आप इन्हें पढ़ लीजिएगा। और इसका जो राइट आंसर क्या है ये आपको में दिख नहीं रहा होगा, तो ये 4 ऑप्शन देख लीजिएगा आप। इनमें से जो जलभृत होता है ये मैं बता दूं ये क्या होता है। तो कठोर चट्टानों की परतों के बीच भूमिगत जो भंडारण होता है जल का, यही हम जलभृत कहते हैं इसको। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है हमारा, सरकार के बजट व्यय को मोटे तौर पर कितनी श्रेणियों में वर्गित किया गया है। तो जो बजट व्यय होता है इनको कितनी श्रेणियों में वर्गित किया जाता है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, 2 श्रेणियों में हम इनको वर्गित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की सबसे ऊंची परत है। तो वायुमंडल की सबसे ऊंची परत कौन सी है। तो वायुमंडल जो है ये सबसे ऊंची परत है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मुख्य रूप से केरल के बथुकुनाथन मंदिर में मनाया जाता है। तो केरल के बथुकुनाथन मंदिर में, केरल मैंने आपको बताया ही था, इसकी ट्रिक क्या होती है, पुरम यानी कि त्रिशूर पुरम उत्सव को मनाते हैं। केरल से लगभग जो है, अगर आपको ऑप्शन गैस नहीं करना आ रहा है और आपको पता नहीं है, अगर उसमें पुरम शब्द जुड़ा है और केरल से कुछ पूछा गया है तो आप उसको केरल मान सकते हैं। 99% चांस है कि वो आपका सही ही होगा। और मैंने उस दिन भी आपको एक ट्रिक बताया था, पुरम जो है वो केरल से ही संबंधित होता है। दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह की पीएच वैल्यू डैश से कम हो जाती है। तो दांतों में जो है सड़न शुरू होती है तो जो पीएच वैल्यू होती है ये कब ये कितनी हो जाती है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा। तो उसका राइट आंसर जो होगा 5.5 से जब ये कम हो जाती है। ऊपर उठाए गए हथौड़ों के पास क्या होता है। जैसे हम ऊपर हथौड़ा उठाते हैं तो उसके पास क्या होता है। तो ये आपको पता ही होगा, जो स्थितिज ऊर्जा होती है ये एक हथौड़े के पास होती है। आप सभी लोगों की डिमांड थी कि साइंस के क्वेश्चन भी बढ़ा दिए जाए, तो आज मैंने अभी साइंस के क्वेश्चन 4 कर दिए हैं और 21 आपके जीके जीएस और करंट अफेयर के मिला के रखे हैं। आगे से हम जो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट होगा उसमें क्या करेंगे, 20 आपके जो क्वेश्चन हैं वो हम जीके जीएस और करंट अफेयर के रखेंगे और 5 क्वेश्चंस आपके साइंस के रखेंगे। बाकी आप लोग भी सजेस्ट कर सकते हैं। और जैसे ही आपका एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको साइंस के स्पेशल 30 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा और उससे बाहर साइंस नहीं पूछा जाएगा, ये मेरी गारंटी है।
एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आने दीजिए, मैं आपको वो प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा दूंगा डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ। बेस्ट पीपीटी और पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएंगे। ऐप पे टेस्ट भी प्रोवाइड कराएंगे हम साइंस की स्पेशल। बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और आपको पता ही है हमारी मेहनत का आप कैसे इसका उपहार दे सकते हैं। बस आप लोग सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते रहें वीडियो को, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले आगे आप लोगों के साथ और अच्छा वर्क करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है? तो अम्ल का यहाँ पे एक कौन सा गुण नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा अम्ल का स्वाद कड़वा होता है, ये एक अम्ल का गुण नहीं है। अगला प्रश्न आता है, मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही अनांग है जिसे कहते हैं, तो ये क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मूत्र मार्ग जो होता है, यही मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही अनांग है जिसे हम मूत्र मार्ग कहते हैं। अब देखते हैं आज का प्रश्न, जिसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में देना है कि त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? बौद्ध धर्म, पारसी धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म, तो बताना है। और बाकी आपको इस ग्रंथ के बारे में जितना भी पता हो वो आप लोग डिटेल्ड में हमें लिख के भेज सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, तो आंसर आप लोग ज़रूर दिया करें। और कल के वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि किस वर्ष तमिल को भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था? तो 2004 में हमने शास्त्रीय भाषा का इसे दर्जा दिया था। और वर्तमान समय में कितनी शास्त्रीय भाषाएँ हैं? तो 11 शास्त्रीय भाषाएँ हैं वर्तमान समय में। 2024 में ये आपकी 5 जोड़ दी गई थी, मैंने कल ही आपको ये बताया था। और बाकी ऐप पे आप लोग ग्रुप डी के स्पेशल 20 मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा रखे हैं। और 50+ टॉपिक वाइज आपको और चैप्टर वाइज 50 टॉपिक वाइज और 50 चैप्टर वाइज आपको टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रखे हैं। तो लिंक ऐप का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ऐप को डाउनलोड करिए, रजिस्टर करके फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग ये टेस्ट दे सकते हैं। और ई बुक परचेज के लिए आप लोग को भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बेस्ट स्टैटिक जीके की ई बुक रहने वाली है ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए। बाकी आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।